हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जल्दी से सभी एक बार ऑडियो वीडियो चेक करें। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? अगर ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है तो जल्दी से थम्स अप दो बेटा। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है बेटा। तो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने 11th क्लास का जो सेल वाला टॉपिक है वो पढ़ रहे थे, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिटेल में कवर कर लिया था बेटा। जैसे इनिशियली हमने सेल थ्योरी और सेल की डिस्कवरीज इन सब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने दो टाइप के सेल देखे थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, उनके डिफरेंसेस देखे। और फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था, और प्रोकैरियोटिक सेल का लगभग कंप्लीट कर लिया था अपन ने। हाँ, पूरा ही कंप्लीट हो गया था। तो अब उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल। कौन सा है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो जब अपन बात यूकैरियोटिक सेल की करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यूकैरियोट्स की जब बात करते हैं तो बेसिकली ऐसे तो प्रोटिस्टा भी आता है यूकैरियोट्स में, फंजाई आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? यूकैरियोट्स में आते हैं। बट जब यहाँ पे अपन सिलेबस में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक है प्लांट सेल्स और एक है एनिमल सेल्स। कौन सा बेटा? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक बार बेसिकली स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स है कि नहीं? ओके। इधर अपन लिख लेते हैं प्लांट सेल्स, इधर लिख लेते हैं एनिमल सेल्स। अगर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में देखो, ऐसे तो ये वाला टॉपिक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हो तो बेसिक एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है। एक तो आपको पता है कि आ, ये तो सेल थ्योरी में ही पढ़ा है, जो वहाँ पे जो दूसरे साइंटिस्ट थे 1839 में, जो एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? शॉन। ठीक है। उन्होंने ही बोला था कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन से बेटा? सेल वॉल है, जो उनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। और एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आप अपन ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि प्लांट्स में सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में हम बोल सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। इसके अलावा दूसरा कोई डिफरेंस? न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस है क्या? कि किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, किसी में एब्सेंट हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। जहां पे बेसिकली अब मेजरली यहाँ पे प्लास्टिड की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। बाकी ऐसे ही इस फोटोसिंथेसिस के बेसिस के ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बोल सकते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ये कैसे होंगे? ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। ओके। यहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में जब अपन इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है।
वहां पे अपन देखेंगे, वहां पे एक वर्ड डिस्कस होता है, सेंट्रियोल। क्या डिस्कस होता है? सेंट्रियोल। वैसे तो इस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अपन, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे सेंट्रियोल को, जब साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सेंट्रियोल प्रेजेंट। यहां पे क्या होता है? सेंट्रियोल एब्सेंट। सेंट्रियोल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जब सेंट्रियोल एब्सेंट है तो सेंट्रोजोम भी क्या होंगे? एब्सेंट। इधर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो सेंट्रोजोम क्या होंगे? प्रेजेंट। और ऐसे ही सेल साइकिल, सेल डिवीजन में यहां पे एस्टर फॉर्मेशन होगा, यहां पे एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए इस टाइप के सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? एम्फीएस्ट्रल सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? एनेस्ट्रल सेल डिवीजन। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे एम्फी एस्ट्रल सेल डिवीजन। इधर अपन लिख सकते हैं एनेस्ट्रल सेल डिवीजन। ऐसे तो गोल्जी बॉडी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एक जगह पे क्या होती है, गोल्जी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है? कहाँ पे? प्लांट्स में। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स में गोल्जी बॉडी एज अ छोटे छोटे अलग अलग सेपरेट सेपरेट बॉडी के रूप में प्रेजेंट होती है, जो आपस में क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? इंटर कनेक्टेड। ठीक है? ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर और डिफरेंस देखना चाहे तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक है? प्लांट्स में क्या मिडिल लेमिला वगैरह प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में मिडिल लेमिला एब्सेंट होती है। प्लांट्स में मैक्सिमम ऑफ सेल्स कैसे हैं? डेड है। एनिमल्स में मैक्सिमम ऑफ सेल्स कैसे हैं? लिविंग है। ठीक है? ओके। एम्फी एस्ट्रल सेल डिवीजन है, इधर एनेस्ट्रल। अच्छा, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल प्लेट मेथड से होता है। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है बेटा? सेल प्लेट मेथड। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन या फिर क्लीवेज मेथड। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? फरो फॉर्मेशन या फिर क्लीवेज मेथड। ठीक है? तो ये क्या है? बेसिक कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो अब यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में बेटा? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके। जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे अपन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। ठीक है? एक अच्छी खासी लिस्ट है ऑर्गेनल्स की, वो सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। तो यहां पे शुरुआत करते हैं अपन सेल वॉल से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? सेल वॉल से। ठीक है? स्टार्ट करें। जब सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसी है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कौन बताएगा मेरे को? इट इज लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग कॉमा रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। इट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है? किसी को कोई डाउट इस वाले पॉइंट में? ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पे प्रेजेंट होती है ये? ठीक है? ऐसे तो हमने देख लिया कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स में भी कहां पे प्रेजेंट होती है ये? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? देखो, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके
आउटर साइड में यहां पे ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट होगी बेटा। आ रही है बात समझ में? अंदर के साइड नहीं होगी बट इसके आउटर साइड में होगी। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी? सेल वॉल की होगी। किसकी होगी? सेल वॉल की होगी। ठीक है, जब अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो यहाँ पे अब अपने सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात कर रखी है फंजाई के बारे में। किसके बारे में? फंजाई के बारे में। अगर फंजाई का देखें तो फंजाई में, ठीक है, किसकी बनी होती है? फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है? काइटिन। किसकी बनी हुई है बेटा? काइटिन। और काइटिन किसका बना हुआ है? काइटिन का अगर पता करना हो, याद करना हो कि काइटिन किससे बना हुआ है, तो अपने दोस्त को याद कर लेना बेटा। किसको याद कर लेना? दोस्त को। क्योंकि काइटिन इज मेड अप ऑफ, या फिर अपन बोल सकते हैं काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नैग। आपका दोस्त नाग। ठीक है, नैग की फुल फॉर्म क्या है बेटा? एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, नैग की फुल फॉर्म क्या है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, ये तो हो गई फंजाई के बारे में। ऐसे ही सेल वॉल और किस में प्रेजेंट है? एल्गल सेल वॉल। ऐसे तो जो एल्गी होता है वो प्लांट किंगडम में ही आता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपके सिलेबस ने इसको एज ए सेपरेट बता रखा है कि इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है। ज्यादा नहीं, बस किसकी बनी हुई है इतना ही याद रखना है अपने को। ठीक है, इन एल्गी सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड गैलेक्टेंस एंड मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक, कौन सा मिनरल? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CaCO3। क्या बोल देंगे बेटा? CaCO3। ठीक है, तो एल्गी में जो सेल वॉल है, एल्गी में जो सेल वॉल है बेटा, वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन देखें, क्या देखें? नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं वो देखते हैं प्लांट सेल वॉल। किसके बारे में बेटा? प्लांट सेल वॉल। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, कौन बताएगा कि प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? एनीवन, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। बहुत बढ़िया।
chiefly consist of या contains chiefly contains cellulose। अच्छा, ये सेल्यूलोज एक्चुअल में है कैसा? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है? क्या है? क्या बेटा? पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। और कैसा है? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल। कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओके। चीफली कंटेन्स सेल्यूलोज, जो कि क्या है? एक इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स। आगे बात समझ में या नहीं आई? इसके अलावा ये दे रखा है बेटा कि इन प्लांट्स सेल वॉल इज ऑफ मेजरली टू टाइप्स। कितने टाइप की बेटा? दो टाइप की। कौन कौन सी है? एक हो गई प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। क्या हो गई बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब अगर अपन प्राइमरी सेल वॉल को देखें, किसको देखें बेटा? प्राइमरी सेल वॉल को। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जनरली ये किस में होती है? इट इज प्रेजेंट इन यंग सेल्स। किस में प्रेजेंट होती है बेटा? यंग सेल्स। ठीक है, प्रेजेंट और फॉर्म। अगर इसका नेचर देखे, इसका अगर नेचर देखे तो इसका नेचर कैसा है बेटा? इसका नेचर है थिन, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल या कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इट इज थिन, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग। देखो, वैसे तो आप इसके बारे में और कहाँ पे पढ़ोगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना बेटा चैप्टर, वहां पे भी पढ़ोगे आप इसके बारे में। कहाँ पे पढ़ोगे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे। वहां पे आप देखोगे कि बेसिकली जहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए सेल्स बनाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे हैं? परपेचुअली यंग एंड विच अंडरगोज डिवीजन। तो वहां पे जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, जो इनिशियली बन रहे हैं, यंग सेल्स है, उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो कौन सी है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, तो यहां पे अपन ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स
एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड पैरेनकाइमेटिक्स। आगे बात समझ में? ओके, एक बार आप जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं फिर बाद में कि सर हमारा रह गया है, हम लिख नहीं पाए। बेटा एक आदत डालो कि जैसे जिस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं ना, वहां पे हाथों हाथ ही आप नोट्स बना लो। क्योंकि अगर अभी आप पढ़ रहे हो और फिर बाद में नोट्स बनाने के लिए अगर आप सेपरेट टाइम दोगे, तो फिर आप प्रैक्टिस के लिए टाइम टाइम कब निकालोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपके पास भगवान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स दे रखे हैं। आपके पास दिन में कितने घंटे बेटा? 24 घंटे ही है। तो हमको तो यही 24 घंटे मैनेज करने हैं ना, एक्स्ट्रा टाइम तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो कोशिश ऐसी रखा करो कि क्लास में जब पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ही नोट्स बन जाए। ठीक है, तो जिस किसी ने नहीं लिखा है, 2 मिनट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एकदम साइड में हो गया मैं, आप जल्दी से यहाँ पे लिख लीजिए इसको। लिख लिया? आगे बढ़े? ऐसे ही सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। देखो सेकेंड, अगर प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स में प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी बेटा? इट इज प्रेजेंट और फॉर्म्ड इन मैच्योर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट और कोई पॉइंट कोई मेरे को बताएगा? देखो ये कैसे बनते हैं बेटा, ये व्हेन प्राइमरी सेल वॉल is added with more layers of wall material, then it results in the formation of secondary wall, in the formation of secondary wall। ठीक है, आई बात समझ में? देखो अपनी प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली आप बोल सकते हो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, या बेसिकली जब सेल्स यंग रहते हैं तब प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल वॉल मटेरियल है ना, वो इसमें और आके डिपॉजिट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? और आके डिपॉजिट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे थिकनिंग क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और उसी को अपन क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी वॉल की जगह यहाँ पे आप लिख लो सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अपन ये भी लिख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल क्या लेके आती है? थिकनिंग लेके आती है। सेकेंडरी वॉल
brings the thickening of cell wall। जो सेल वॉल की थिकनिंग है वो मेजरली किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल। अब यहां पे आपके एनसीईआरटी ने एक वर्ड दे रखा है कि द प्राइमरी सेल वॉल diminishes gradually। ऐसा नहीं है कि बेटा कुछ ऐसा जादू होता है, आबरा का डाबरा होता है जिसमें सडनली ऑल ऑफ ए सडन क्या हो जाएगी, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाएगी। नहीं, एक्चुअल में देखो ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसमें क्या होता है और मटेरियल का डिपोजिशन होता जाता है, तो ये ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें बेटा? सेकेंडरी सेल वॉल में। बट आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस ग्रेजुअली, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस ग्रेजुअली। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अगर किसी को नहीं आई तो मेरे को बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा जल्दी से। ओके, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। जिनको समझ में नहीं आया वो इधर ध्यान दो, ठीक है? तो मैं एक दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। ओके बेटा, चाय बनानी सबको आती है कि नहीं? कोई ऐसा जिसको चाय बनानी नहीं आती हो? ओके, तो सबको चाय बनानी आती है, बहुत बढ़िया। हाँ, कह रहे सर बायो की क्लास में चाय बनानी सीखेंगे। हाँ, वैसे भी तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो कम से कम ये काम तो आएगा। क्यों भी मम्मी पापा के पैसे वेस्ट करने, एक चाय की थड़ी खुलवा देंगे, तुम्हारा बढ़िया धंधा स्टार्ट हो जाएगा, है ना? इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? हाँ बेटा, हाँ, अगर चाय ही बनानी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिर लेक्चर बंद करो, आप जाओ, ठीक है? यहाँ पे आज चाय बनाना नहीं सिखाएंगे, हम बता रहे सेल वॉल का कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम्पल लेंगे चाय बनाने का। ओके, तो बेटा जब चाय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो केस लेते हैं, एक लड़कियों का केस और एक लड़कों का केस, ठीक है? तो देखो लड़कियां थोड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहती है, साफ सुथरी एकदम बढ़िया, सारी चीजें एकदम अरेंज्ड है, प्रॉपर है, ठीक है? जैसे अगर लड़कियां घर से बाहर भी रह रही होती है, हॉस्टल में रहती है, पीजी में रहते हैं, बाहर रूम्स वगैरह लेके रहते हैं, ठीक है? तो वहां पे भी वो एकदम अपने आसपास का जो उनका जो रहने की जगह है उसको एकदम साफ सुथरी रखते हैं। बट लड़के होते हैं एकदम गलीज, ठीक है? उनको साफ सफाई से कोई मतलब ही नहीं होता है कि नहीं? अब मैंने देखा है। तो देखो जब ऐसा नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, चाय बनाई, चाय छानी, ठीक है, बर्तन हुए, चाय पी, उसके बाद बर्तन धुल जाते हैं। बट लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं छलनी का क्या गंदा हुआ है, वो तो क्या करेंगे, एक बार ऐसे जो चाय पत्ती है उसको ऐसे डस्टबिन में, फिर दोबारा इसी में छान लेंगे, फिर उसको डस्टबिन में ऐसे, फिर दोबारा इसमें छान लेंगे। जब ऐसे कंटिन्यूसली करते हैं तो आपने देखा होगा जो चाय की छलनी है इनिशियली वो क्या रहती है, फुल्ली परमिएबल रहती है। कैसे रहती है? फुल परमिएबल रहती है। बट जब धीरे धीरे, जैसे पहली बार उसमें चाय छानी तो उसके ऊपर एक ऐसे लेयर जमा हो गई, ठीक है? उसको आपने चाय पत्ती को निकाल दिया, बट फिर भी एक ऐसे लेयर जमा हो जाती है ना छलनी के ऊपर। फिर ऐसे सेकंड में और लेयर जमा हो गई, थर्ड में और लेयर, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, इम्परमिएबल होती रहती है। कैसी होती रहती है बेटा? इम्परमिएबल होती रहती है। फिर धीरे धीरे बीच में एक बार ऐसे हो गया, हमको चम्मच लेके एकदम ऐसे हिलाना पड़ेगा, तब जाके फिर वो चाय छनती है उसमें से, है कि नहीं? जब बहुत बार ऐसा कर लेते हैं तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को भी ऐसा ही समझो आप। तो इनिशियली जो वो प्रेजेंट है वो है प्राइमरी सेल वॉल। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। फिर बाद में उसमें डिपोजिशन हो जाता है बेटा किसका? हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन का, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स का, और बाद में तो लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन भी होता है। किसका होता है? लिग्निन। जो सेल लिग्निफाइड होते हैं उनको तो अपन डेड बोल देते हैं। उनको क्या बोल देते हैं अपन? डेड बोल देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो एकदम इम्परमिएबल हो जाती है। तो देखो वो पहले प्रेजेंट नहीं थी ना, बाद में उसमें लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो ऐसे ही प्राइमरी सेल वॉल पहले प्रेजेंट होती है और फिर उसमें ऐसे लेयर बाय लेयर क्या होता रहता है, वॉल मटेरियल का डिपोजिशन
होता रहता है, जो उसको किस में बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल में। बट यही चीज अपने एनसीईआरटी में क्या दे रखी है, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस ग्रेजुअली। डिमिनिशेस मतलब गायब होना। तो ऐसा नहीं कि वो वहां से गायब होते हैं, एक्चुअल में क्या था, प्राइमरी सेल वॉल पे डिपोजिशन हो जाता है वॉल मटेरियल का, तो वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल में। तब उसको क्या बोलने लग जाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, ना कि प्राइमरी सेल वॉल। आया कुछ कॉन्सेप्ट समझ में या नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। आ गया? ओके। तो यहां पे जब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, कॉन्सेप्ट फॉर मिडिल लेमेला। एक नया शब्द आता है, मिडिल लेमेला। ये मिडिल लेमेला क्या है, व्हाट इज मिडिल लेमेला? देखो, जैसे एक प्लांट का सेल है, ठीक है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ के रखेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला। जो एडजेसेंट और साइड बाय सेल्स, ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ए पेक्टेट मटेरियल या सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। और कौन सा पेक्टेट है बेटा, कैल्शियम पेक्टेट। कौन सा है, कैल्शियम पेक्टेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला। क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो अपन क्या लिखेंगे, लिखो भाई। एडजेसेंट और साइड बाय साइड सेल्स are held together with the help of with the help of cementing material इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल लेमेला। क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला, ठीक है। आगे बात समझ में। अब दूसरा आता है कि ये सीमेंटिंग मटेरियल है, ये किसका बना होता है, सीमेंटिंग मटेरियल is made of is made of calcium pectate, is made of calcium pectate, ठीक है। कुछ किताबों में इसको कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट भी दे रखा है। क्या दे रखा है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, द मिडिल लेमेला is solubilized to form a jelly like substance, a jelly like material or substance, to form a jelly like material or substance। इसलिए अगर आप देखोगे तो जैसे 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 फॉर एग्जांपल अपना मैंगो हो गया, ठीक है, एक आप देखना कच्चा आम और एक देखना एकदम पका आम, एकदम पल्पी, ठीक है। जो कच्चा आम रहेगा वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहता है, जब अपन उसको खाएंगे जो कैरी होती है
ठीक है, वो कैसे रहते हैं बेटा, हार्ड रहते हैं। बट जैसे जैसे उसमें राइपनिंग होती है, वो पकती है, तो वो उसका जो वो पल्प होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है एकदम। ठीक है, क्या हो जाता है, सॉफ्ट जेली लाइक हो जाता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि उसके सेल्स के बीच में जो मिडिल लैमेला है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सॉल्युबलाइज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई, सबको आ गई, आगे बढ़े। एक लास्ट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है, द मिडिल लैमेला is traversed by plasmodesmata. Plasmodesmata, which connects the cytoplasm adjacent cells. Which connects the cytoplasm of adjacent cells. देखो इधर, देखो ध्यान से देखो इधर, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। यहां पे अपन ने बीच में क्या बताया था बेटा, यहां पे अपन ने बताया था मिडिल लैमेला। बट यहां पे अपनी एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ये जो थोड़ा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या कर रहा है, इधर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और यहाँ पे इधर देखो, इधर भी डेड है, इधर भी डेड है, बीच में ये लिविंग पार्ट है। तो कई बार इसको बोलते हैं इट फॉर्म्स द लिविंग कंपोनेंट इन बिटवीन द डेड कंपोनेंट। इट फॉर्म्स द लिविंग कंपोनेंट इन बिटवीन द डेड कंपोनेंट। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, तो इट इज अ ब्रिज, ठीक है, और इट इज अ जंक्शन विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स या टू एडजेसेंट सेल्स। आ रही है बात समझ में या नहीं आई, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, देखो अगर प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में लिखना है तो अपन लिख लेते हैं। लिखो, इट फॉर्म्स लिविंग कंपोनेंट among dead part, among dead part। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, इसे पहले वाली साइड में देखोगे तो मैंने बोला था ना कि ये दो क्या करता है, दो साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा आपने 10th क्लास में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर है 10th क्लास में, वहां पे आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ते हो तो वहां पे दो टाइप के पाथवे पढ़ते हो, एक सिम्प्लास्ट पाथवे और एक अपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब जो लिविंग एरिया को यूज करता है ट्रांसपोर्टेशन में, किसको यूज करता है, लिविंग एरिया को। ठीक है बेटा, और एक होता है अपोप्लास्ट जो डेड पार्ट के थ्रू होता है, जो किसके थ्रू होता है, डेड पार्ट के थ्रू होता है। तो आप ये बता सकते हो ना कि ये इट फॉर्म्स दिस सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्योंकि अगर एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म तक जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इट फॉर्म्स
सिंप्लास्टिक पाथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वैसे इसके ओरिजिन के ऊपर भी एक दो बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अगर वैसे आपने दे नहीं रखा, ठीक है, मतलब अपनी एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए जो कि आया हुआ है पहले नीट में, तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका ओरिजिन में ईआर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ईआर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स ओरिजिन। अब यहां पे सेल वॉल के टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं, तो लास्ट में आते आते एक छोटा सा ये है फंक्शंस। क्या है बेटा? फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है, सेल वॉल में जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे अपन ये तो पता कर सकते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका फंक्शन क्या होगा? इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। दूसरा फंक्शन क्या होगा? जल्दी बताओ। इट प्रोटेक्ट्स the cell from mechanical damage or injury. It protects the cell from mechanical damage or injury. तीसरा अपन लिख सकते हैं it wards off the pathogens. It wards off the entry of pathogens. It wards off the entry of pathogens. इसके अलावा it also wards off the entry of macromolecules, है ना? It allows the material to pass in and out of the cell, in and out of the cell. ठीक है, इसके अलावा it helps in cell to cell interaction. It helps in cell to cell interaction and acts as barrier to undesirable macromolecules. Undesirable macromolecules. लिख लो बेटा, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी, तुरंत। अब जो लास्ट पार्ट एक दे रखा है, वो दे रखा है पिट्स के बारे में। किसके बारे में दे रखा है बेटा? पिट्स के बारे में। ठीक है, पिट्स के बारे में ये दे रखा है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है, ठीक है, जो प्लांट्स की सेल वॉल है
वो यूनिफॉर्मली थिक नहीं है हर जगह से। जैसे अगर ये एक सेल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर जगह से एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ थिकनिंग हो सेल वॉल की। कुछ जगह पे सेल वॉल की थिकनिंग क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और कुछ जगह पे सेल वॉल की थिकनिंग कम हो सकती है, और कुछ जगह पे तो एकदम गायब भी हो सकती है, ठीक है, बट वो बहुत कम चांस है। तो बेसिकली जहां पे ऐसे अनथिकेंड सेल वॉल है, ठीक है, या अनथिकेंड सेकेंडरी वॉल, जहां पे सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्स। तो लिख सकते हैं अपन, द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल is not uniform, is not uniform, ठीक है। the unthickened the unthickened secondary wall is called pits, is called pit। और कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों का जो पिट एकदम आमने सामने हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिट पेट्स। क्या बोलते हैं, पिट पेट्स। व्हेन पिट्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स, व्हेन पिट्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स लाई अपोजिट to each other, it forms pit pairs, it forms pit pairs, ठीक है। तो यहां पे अपना जो सेल वॉल वाला पार्ट है वो यहां पे खत्म होता है बेटा, ठीक है। मैं अभी यहां पे देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये इतना ज्यादा थियोरेटिकल है, याद कैसे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर यहाँ पे देखोगे, हाँ यहाँ पे थियोरेटिकल है बेटा, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी आपको बताऊं, ये बोलूंगा कि आप ना याद करने पे फोकस मत रखो, रट्टे पे फोकस मत रखो। आप चीजों को समझो कि भाई पहले प्राइमरी सेल वॉल होती है, जब जनरली नया नया सेल बनता है, यंग होता है, फिर उसमें कुछ चीजें डिपॉजिट होती है, उससे वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो अब थोड़ा सा लगाओ, अगर प्राइमरी सेल में कुछ चीजें डिपॉजिट हो रही है तो वो उसको और क्या बनाएगी, इम्परमिएबल बनाएगी। धीरे धीरे अगर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा उसमें, तो वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। जहां कहीं पे कुछ ऐसे आ जाएगा इस सेल में लिग्निन का डिपोजिशन है या लिग्निफाइड सेल है, तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दो बेटा, डेड घोषित कर दो। क्या घोषित कर देना है, डेड घोषित कर देना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप कॉन्सेप्ट को समझने का पे फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप लैंग्वेज तो खुद की भी यूज कर सकते हो। आपको जरूरी थोड़ा ना कि एग्जैक्ट जो वर्ड टू वर्ड है वो याद करना पड़ेगा। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप नोट्स में तो लैंग्वेज खुद की भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए बेटा, आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के टाइम पे कोई भी फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाओ, सारा दिमाग क्लास में बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज अगर मन में डाउट रहेगा तो वो कल का क्या बन जाएगा बेटा, बैकलॉग। ये एक बात मैं आपको कम से कम ना करते हुए बहुत बार रिपीट करूँ, 40 से 50 बार रिपीट कर चुका हूं मैं, बट आप इस बात को समझो, ठीक है। हम ये बात आपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बैकलॉग मत बनने दो। आगे चल के ये चैप्टर लगभग पूरी बायो के हर चैप्टर के साथ लिंक होगा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई ऑर्गेनेल का फंक्शन काम में आएगा, ठीक है बेटा। तो चीजों को समझने पे, हाँ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, समझने पे, ठीक है। तो इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेल वॉल वाला पार्ट कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट से। अगर इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे को बताना, कमेंट करना, वरना अगली क्लास में, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वहां पे मेरे को बता सकते हो, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी आपको क्या करना है, अभी जाके इसके नोट्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी की एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है,
ठीक है बेटा। और फिर क्या करना है, इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो डू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके।